गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इस तरह पहला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? तो दांडी शब्द आते ही आपके दिमाग में 12 मार्च 1930 आना चाहिए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था। नमक कानून तोड़ो आंदोलन था, जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो पहले दिया है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन देखोगे 7 अगस्त 1905 को ये बंगाल में शुरू हुआ। फिर असहयोग आंदोलन आप देखोगे तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, जो फरवरी 22 तक चला। फिर अगला चलता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आप देखोगे तो 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। और इस समय आप देखोगे भारत का वायसराय जो था लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो था। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी सही हो जाएगा। डी हमारा सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब विस्तार देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। इस आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजों के बनाए कानून की अवहेलना की थी। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सत्याग्रह था? नमक सत्याग्रह। अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को हुई थी। किस स्थान से हुई थी? दांडी नामक स्थान से हुई थी, जिसे दांडी मार्च कहते हैं। अब देखिए, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये पौराणिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत। एक देखिए भाई, आप ना त्रिपुरा में राजवंश था, चंद्रवंश नाम का एक राजवंश था, जिससे संबंधित है ये। त्रिपुरा इसमें सही हो जाएगा। नागालैंड दिया त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर, इसमें त्रिपुरा सही हो जाएगा। अब विस्तार देखेंगे हम। राजमाला त्रिपुरा के राजाओं का शाही इतिहास है, जिन्होंने पौराणिक प्रागैतिहासिक काल से लगभग 5000 वर्षों तक शासन किया। ऐतिहासिक रूप से शाही राजवंश की अवधि 3000 वर्ष पुरानी है। सामान्य रूप से त्रिपुरी के लोग मानते हैं कि वे और त्रिपुरा के शाही राजवंश चंद्रवंश के वंशज थे। ऐतिहासिक रूप से यह साबित किया जा सकता है कि चंद्रवंश मूल रूप से किरात मूल का था, जिसे नृवंश विज्ञान की दृष्टि से इंडो मंगोलायड लोग कहा जाता है। वे प्रागैतिहासिक समय में लगभग 8000 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रे के माध्यम से भारत आने वाले पहले लोगों में से थे। यह मानव जातीय समूह सबसे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र में बसा, कुछ अन्य मानव समूहों के साथ सिंधु सभ्यता की स्थापना की और बाद में पूरे भारत में फैल गया। इस तथ्य की पुष्टि मोहनजोदड़ो उत्खनन में मिली मंगोलायड जात की खोपड़ी मंगोलायड रूप में एक टेराकोटा मूर्ति से की जाती है। तो राजमाला का इतिहास जो है वो त्रिपुरा से संबंधित है, ये जान लीजिए। त्रिपुरा सही की है ना? हाँ, त्रिपुरा। आगे देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? अब देखिए, तत्वबोधिनी सभा, तो तत्वबोधिनी सभा आप देखोगे राजा राम मोहन राय से नहीं थी, केशव चंद्र सेन से नहीं थी, द्वारकानाथ टैगोर से नहीं थी। इसमें देवेंद्र नाथ टैगोर दिया है, देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। देवेंद्र नाथ टैगोर, ये डी हमारा सही हो जाएगा। विस्तार देखते हैं। तत्वबोधिनी सभा के स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1939 को कोलकाता में की थी। इसका आप देखोगे, इसका मकसद था कि धार्मिक विषयों पर चर्चा हो और उपनिषदों के सार का प्रसार हो। शुरुआत में इसका नाम तत्वरंजनी सभा था, बाद में इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। साल 1859 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसे फिर से ब्रह्म समाज में मिला दिया। आगे आता तत्वबोधिनी सभा से जुड़ी कुछ खास बातें थी, जैसे यह एक सांस्कृतिक और बौद्धिक संगठन था। इसका मकसद भारतीय संस्कृत, साहित्य और दर्शन को बढ़ावा देना था। इसका मकसद था हिंदू शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों को समझने के लिए तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना भी था। देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर के बड़े बेटे थे। देवेंद्र नाथ टैगोर बंगाल पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। तत्वबोधिनी पत्रिका के पहले संपादक अक्षय कुमार दत्त थे। ये भी जान लीजिए, ये नया क्वेश्चन आपको लगेगा कि तत्वबोधिनी पत्रिका के पहले संपादक अक्षय कुमार दत्त थे। आगे आता है कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है? दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? तो इसमें सही हो जाएगा हमारा रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अब देखेंगे, श्री रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत के नाम से जाना जाता है। वह कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के में पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ और रोचक बातें हैं। उनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, ये जान लीजिए, गदाधर चट्टोपाध्याय था।
वे रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक थे। सॉरी यार, वे रामकृष्ण थे, ठीक है, इस वजह से वे रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक थे। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वे एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। वह मानवता के पुजारी थे। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो। 15 अगस्त 1886 को गले के कैंसर से उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भारत और पश्चिम में उनके विचारों को लोकप्रिय बनाया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1855 में रानी रसमोनी ने करवाया था। यह मंदिर 19वीं सदी के बंगाल के रहस्यमय रामकृष्ण और माँ शारदा देवी से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से रामकृष्ण हो जाएंगे इसके परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और एक आता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है। तो देखो, एक था ये और एक है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल तो आप लोग सब जानते होंगे। ये भी एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये कार्ल मार्क्स की बुक है। कार्ल मार्क्स की बुक है ये। अब विस्तार देखेंगे। यह महान ऐतिहासिक दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने तैयार किया था और 21 फरवरी 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तो कार्ल मार्क्स सही हो जाएगा। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। वैसे तो कई सारे थे, लेकिन समाजवादी कह रहा है, तो समाजवादी आप देखोगे राम मनोहर लोहिया सही हो जाएगा इसमें। राम मनोहर लोहिया। अब आपको होमवर्क है, आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा सा गूगल करना है। किसके बारे में? जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण के बारे में इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी जयंती थी, ठीक है, तो और थोड़ा हाईलाइट भी हो गया था, ठीक। तो इस वजह से आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में जानना चाहिए। और पक्का जय नारायण जी के बारे में उत्तर प्रदेश में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद अकबरपुर में हुआ था। उनके पिताजी हीरालाल पेशे से अध्यापक और हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे, ठीक। आगे तो मैंने छोड़ दिया है, इतना ही जानिए आप। और ये आप देखोगे तो इनका जन्म फैजाबाद, मतलब पहले अकबरपुर ऑब्लिक रहेगा, ये समझिए कि कहीं कहीं फैजाबाद मिलता है, कहीं कहीं अकबरपुर मिलता है, तो दोनों में से एक जगह पे है। हमको लगता है पहले अकबरपुर था, नहीं तो फैजाबाद ही हो सकता है। तो राम मनोहर लोहिया हो गया। ये आगरा जेल में बंद थे राम मनोहर लोहिया। कहीं आगरा भी देता है और इनको बेंगलौर में भी रखा गया था, ठीक। बेंगलौर में भी रखा गया था, आगरा में भी थे। निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। सबने अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन सही है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग, कॉमन बात है, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक ही युद्ध हुआ था 1760 में, वांडीवास की लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी? वांडीवास की लड़ाई हुई थी। और इसी को कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी कहते हैं। वांडीवास की लड़ाई, आप देखो, वांडीवास की लड़ाई 22 जनवरी 1760 को लड़ी गई थी। यह लड़ाई भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। यह लड़ाई 7 साल के युद्ध का हिस्सा थी। इस युद्ध को 7 सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है, जिसमें कई कंट्री मिल के लड़े थे, तो उसमें ये भी एक हिस्सा था उसका। इस युद्ध को तीसरा कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, वांडीवास की लड़ाई को। अब आता है बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? आप देखोगे तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी, नहीं जा रहा, इसमें इलाहाबाद ही सही होगा। इलाहाबाद सही हो जाएगा, ठीक। इलाहाबाद इसमें सही हो जाएगा। इलाहाबाद, कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद इसमें सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारे आज भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।